जनसंख्या संक्रमण या जनसंख्या संक्रमण सिद्धांत की द्वितीय अवस्था को हम लोग देखते हैं। इसमें देखते हैं कि जनसंख्या संक्रमण सिद्धांत का जो द्वितीय अवस्था है, प्रथम अवस्था से कुछ सुधार होते चले जाएंगे। प्रथम अवस्था में क्या था? उच्च प्रजननशीलता थी और उच्च मतर्यता थी, यानी जन्म अधिक हो रहा था, साथ ही साथ मृत्यु भी अधिक हो रही थी। यानी अधिक मृत्यु को क्षतिपूर्ति करने के लिए पुनरुत्पादन किया गया, जिससे उच्च प्रजननशीलता हुई। अब उच्च जन्म भी हो रहा है, उच्च मृत्यु भी, प्रथम अवस्था की बात कर रहे हैं, उच्च मृत्यु भी हो रही है, तो उससे क्या हो गया? जनसंख्या धीमी गति से बढ़ी। ठीक है ना? और इसी से संबंधित अन्य विशेषताएं इसमें थी। अब आगे चलकर हम लोग क्या करेंगे कि द्वितीय अवस्था में प्रवेश करेंगे। द्वितीय अवस्था में, क्योंकि प्रथम अवस्था में हम पीछे सारा चीज करवा चुके हैं, इसलिए द्वितीय अवस्था में क्या चीजें हैं, तो पहला चीज तो इसमें यह है कि इसमें जो आपका जन्म दर है वो बढ़ी हुई ही अवस्था में रहेगी, लेकिन धीरे धीरे वो आगे चलकर कम होती चली जाएगी। उच्च जन्म दर बनी रहेगी, लेकिन धीरे धीरे वो कम होती चली जाएगी। परंतु मृत्यु जो है, मृत्यु दर है, वो गिरती हुई अवस्था में इस अवस्था में आती है। क्यों? क्योंकि स्वास्थ्य की सुविधाएं बेहतर होती हैं धीरे धीरे, है ना? महामारियों पर कंट्रोल होता है, इससे मृत्यु में कमी आती है, जिससे क्या होगा? जनसंख्या वृद्धि का शुद्ध योग ज्यादा होगा और उससे जनसंख्या में वृद्धि हो गई। तो ये जनसंख्या का अधिक वृद्धि वाली अवस्था होती है। कौन? द्वितीय अवस्था, है ना? द्वितीय अवस्था जनसंख्या से अधिक वृद्धि होने वाली अवस्था होती है। ठीक है, तो इसके बारे में हम लोग कुछ लिख लेते हैं। तो इस प्रकार हम लोग देखते हैं कि द्वितीय अवस्था में क्या क्या विशेषताएं पाई जाती हैं। द्वितीय जनसंख्या संक्रमण सिद्धांत की प्रमुख विशेषताएं। ठीक है, जनसंख्या संक्रमण सिद्धांत की द्वितीय अवस्था की, यहां पर क्या छूट गया है? द्वितीय अवस्था लिख लीजिएगा यहां पर। द्वितीय अवस्था की प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित है। छूट गया है, जननांगीय संक्रमण सिद्धांत की द्वितीय अवस्था की प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित है। तो पहला विशेषता समझते जाइएगा, तभी चीजें आपको समझ में आएंगी। पहले आप समझ लीजिए चीजों को। देखिए, जैसा ही द्वितीय अवस्था प्रवेश करता है तो उसका पहला निशानी क्या है कि प्रजननशीलता जो होती है वो ऊंची बनी रहती है, लेकिन वो धीरे धीरे समय के साथ घटती चली जाती है। जो प्रजननशीलता होती है वो ऊंची बनी रहती है, लेकिन धीरे धीरे कम होती है वो समय के साथ। दूसरा क्या है? मृत्यु दर में कमी होती है। प्रजननशीलता तो ऊंची बनी हुई है, लेकिन मृत्यु दर कमी के साथ आती है। क्यों कमी होती है? क्योंकि स्वास्थ्य संबंधी दशाओं व स्वच्छता में सुधार होता है। परिणाम क्या होता है? मतर्यता में कमी आएगी। और अगर मतर्यता में कमी आएगी, मोर्टेलिटी में कमी आएगी, तो सीधा संबंध कहां पे जाएगा? तो मृत्यु दर में कमी हो जाएगी। क्लियर? अब देखिए, प्रजननशीलता उच्च बनी हुई है, बाद में धीरे धीरे कम हो रही है, लेकिन मतर्यता यानी मृत्यु कम हो रही है। तो उसका अंतर से क्या होगा? जनसंख्या बढ़ेगा ना। तो वही बोला जा रहा है कि जनसंख्या में होने वाला शुद्ध योग, अगर हम क्या करेंगे, प्रजननशीलता माइनस मतर्यता करेंगे, तो उसमें क्या आएगा? प्रजननशीलता अधिक रहेगा तो शुद्ध योग बढ़ेगा ना, तो वो उच्च हो जाएगा। और अगर उच्च होगा तो उससे क्या होगा? जनसंख्या तीव्र गति से इसमें बढ़ेगी। क्लियर हो गई चीजें? तो ये इसका पूरा है। प्रथम अवस्था हम लोग देख लिए, द्वितीय अवस्था देख लिए। अब देखते हैं इसका अंतिम अवस्था। ठीक, तो जननांगीय संक्रमण सिद्धांत की अंतिम अवस्था, जननांगीय संक्रमण सिद्धांत की अंतिम अवस्था। ठीक है, अंतिम अवस्था के जो प्रमुख विशेषताएं हैं उसको देख लेते हैं हम लोग कि कौन कौन सी इसकी प्रमुख विशेषताएं हैं। जस्ट ये प्रथम अवस्था से ऑपोजिट होगा। तीन अवस्थाएं बताए ना,
तो प्रथम अवस्था से सब सुधारा हुआ रूप दिखेगा इसमें, नहीं? जैसे जनांकिकी चक्र में हम लोग क्या देखे थे? ग्रामीण से नगरीय, फिर अशिक्षित से साक्षर, या फिर कृषि से औद्योगिक, उच्च जन्म और उच्च मृत्यु से नीचे आएगा निम्न जन्म निम्न मृत्यु, उल्टा दिखेगा सब चीज। ठीक है, तो देख लेते हैं हम लोग। पहला विशेषता, प्रजननशीलता और मतर्यता दोनों अधिक घट जाती है। प्रथम अवस्था में क्या था? दोनों उच्च रहती है। परिणाम दोनों का एक ही आएगा, जनसंख्या मंद गति से बढ़ेगी या तो स्थिर हो जाएगी। नहीं, प्रथम अवस्था में मंद गति से बढ़ेगी, लेकिन अंतिम अवस्था में क्या होगा? जनसंख्या या तो स्थिर हो जाएगी या तो मंद गति से बढ़ेगी। जैसे यूरोप के कोई देश हैं, अभी बहुत सारे ऐसे देश हैं जहां जनसंख्या स्थिर हो गई है। क्यों? क्योंकि उनकी अंतिम अवस्था में वो पहुंच गए हैं। ठीक है, तो प्रजननशीलता और मतर्यता दोनों वहां पे कम हो गया है। नहीं, अब स्थिर हो गई। अब देखिए वो क्यों हुई? तो जनसंख्या जो है, जो आबादी है, वो नगरीय हो गई है, ग्रामीण से नगरीय हो गई है, शिक्षित हो गई है, और ये सारे होने के साथ के कारण उसके पास तकनीकी ज्ञान आ गया है। अब अगर तकनीकी ज्ञान आ गया है तो इस अवस्था में जनसंख्या विचार पूर्वक यानी सोच समझ कर अपने परिवार के आकार को बढ़ाता है या घटाता है अपनी जरूरत के अनुसार। नहीं, क्योंकि उसके पास जानकारी है, उसके पास ज्ञान है कि बड़ा परिवार अब परिसंपत्ति नहीं है, क्योंकि संसाधनों की कमी है। प्रथम अवस्था में क्या था? संसाधनों की अधिकता थी, लोग कम थे, तो बड़े परिवार को परिसंपत्ति माना जाता था। अंतिम अवस्था में संसाधन कम है, तो लोग क्या कहेंगे अपने परिवार को? उसी अनुसार करेंगे, नहीं आकार देंगे। जैसा जमीन जायदाद, जैसा प्रॉपर्टी, वैसा आगे अपना कुल खानदान को बढ़ाएंगे। नहीं, सिंपल सी बात है। ठीक है, तो ये हो गए हमारा तीनों अवस्था। अब इसका निष्कर्ष हम लोग देख लेंगे। और ये तीनों अवस्थाओं को देखने से निष्कर्ष क्या निकलता है? निष्कर्ष निकलता है कि मनुष्य जाति जो है, मानव जाति जो पृथ्वी में है, धरातल में है, उसके पास विवेक है, बुद्धि है। ठीक है, और इन तीनों अवस्थाओं में दिखाता है कि जैसे जैसे प्रारंभिक अवस्था में जैसे वो अशिक्षित था, ग्रामीण था, खेतीहर था, जैसे ही वो द्वितीय अवस्था में जाता है, थोड़ा साक्षर होता है, तो चीजों को बदलता है, अपने आप को अपनी सुविधा अनुसार चीजों को करता है, और अंतिम अवस्था में और बेटर अपने आप को कर लेता है। ठीक है, तो जब जैसा जरूरत पड़ता है वैसे अपने आप को ढाल लेता है। नहीं, अपने आकार को भी वैसे ही नियंत्रित करता है। जनसंख्या को कितना बढ़ाना है, आबादी कितनी घटानी है, संसाधन के अनुसार अपने आप को क्या करता है? एडजस्ट करता है। तो निष्कर्ष तौर पर हम लोग कह सकते हैं कि जनांकिकीय संक्रमण या जनांकिकीय संक्रमण सिद्धांत निष्कर्ष तौर पर यह बताता है कि मनुष्य जाति एक नम्यशील प्राणी है। अपने आप को वो समय के अनुसार समायोजित करता है। किसमें? अपनी प्रजननशीलता को। जब उसे जरूरत पड़ी अधिक लोगों की या फिर अधिक मानव आबादी को, तो प्रजननशीलता उच्च हो गई। जैसे प्रथम अवस्था में देखें, महामारियां या विभिन्न कारणों से मृत्यु अधिक हो रही थी, तो उसको समायोजित करने के लिए क्या किया उसने? प्रजननशीलता उच्च रखा। जैसे ही देखा द्वितीय अवस्था में मृत्यु दर कम हो गई, तो उच्च प्रजननशीलता को धीरे धीरे उसने कम कर दिया। फिर अंतिम अवस्था में क्या हुआ? मृत्यु दर भी कम, प्रजननशीलता भी कम, यानी जो जन्म था उसको भी कम कर लिया, है ना? तो ये हम लोग को क्या सिखा रहा है जनसंख्या संक्रमण सिद्धांत? कि मानव जाति एक नम्य या फिर अपने आप को समय के अनुसार ढालने वाली प्रजाति है। तो हम लोग निष्कर्ष में उसको लिख लेते हैं, क्योंकि एग्जाम में आपको लिखना है। ठीक है, तो इस प्रकार हम लोग देखते हैं कि जो अभी आपको बताएं वही चीज हम लोग लिख लिए हैं।
निष्कर्ष में क्या सिद्धांत बता रहा है कि निष्कर्ष तौर पर कह सकते हैं कि जनांकिकीय संक्रमण सिद्धांत जो है यह प्रदर्शित करता है, क्या प्रदर्शित करता है तीनों अवस्थाओं से, कि मनुष्य जाति अत्यधिक नम्य है। नम्य मतलब फ्लेक्सिबिलिटी है उसमें, ठीक है, फ्लेक्सिबल है वो, और अपनी प्रजननशीलता को समायोजित करने की योग्यता रखती है। जैसे प्रथम अवस्था में देखिए अधिक प्रजननशीलता थी, द्वितीय अवस्था में क्या हुआ, प्रजननशीलता उच्च थी लेकिन धीरे धीरे वो कम हो गई। क्यों? संसाधन कमी होने लगा, लोग शिक्षित होते चले गए, स्वास्थ्य की सुविधाएं बेहतर हो गई, तो उस अनुसार वो कम प्रजननशीलता किया, और अंतिम अवस्था में एकदम निम्न प्रजननशीलता। क्लियर है? ठीक है, तो यही हम लोगों का ये आंसर का कंप्लीट किए हम लोग इस क्वेश्चन को, जनांकिकीय संक्रमण सिद्धांत। ठीक है, तो इसको आप लोग कर लीजिए। ठीक।